दोस्तों कैसे आप सब स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों हम जो है सो सीडीपी का डेली 30 क्वेश्चन करते हैं जो कि सीटेट के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम सीटेट का सीडीपी का 30 क्वेश्चन डेली करते हैं। तो चलिए आज हम अपना नया वीडियो शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें 30 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो में आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे। तो प्रगतिशील शिक्षा के जो हिमायती होंगे, जो समर्थक होंगे, वो इनमें से कौन से कथन से सहमत होंगे। तो बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या हैं के बजाय वे वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे ज़्यादा महत्व रखता है। तो इससे जो है सो कोई भी सहमत नहीं होगा, तो इसका सही आंसर ए नहीं होगा। उसके बाद है कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है, ये भी बिल्कुल गलत है। उसके बाद है बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए समाजीकरण आवश्यक है, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। और अगला नंबर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी का। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि विकास के डैश आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या सब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोसामाजिक, साइको सोशल। तो मनोसामाजिक क्या है। तो मनोसामाजिक आयाम के तहत जो है सो व्यक्ति की भावनाओं, आत्म अवधारणा और परिवार, साथियों तथा दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो यह सभी अध्ययन किस में किया जाता है। तो यह मनोसामाजिक में किया जाता है और यह विकास का वह पहलू है जो व्यक्ति के सामाजिक और भावनात्मक विकास पर केंद्रित होता है। मनोसामाजिक किस पर केंद्रित होता है। तो व्यक्ति के सामाजिक और भावनात्मक विकास पर केंद्रित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व, ये लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह डैश होते हैं। तो ये सभी जो लक्षण हैं जिन्हें संस्कृति एक विशेष जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें किस रूप में संदर्भित किया जाता है और यह क्या होते हैं। तो यह जो है सो एक जेंडर भूमिकाएं होती है और उन्हें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित किया जाता है। उन्हें आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आनुवांशिक रूप से इसमें भी दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें जेंडर भूमिकाएं और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का। तो पहला कथन है कि एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। तो यह अभिकथन बिल्कुल गलत है। उसके बाद है कि विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। कथन और कारण दोनों गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास क्या कहता है, पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद है कि परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, ये भी गलत है। सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया था उसके अनुसार सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
कि लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की जो है सो संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं, तो वह एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस के रूप में देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया है। तो भाषा और सोच की प्रक्रिया के बीच का जो संबंध का प्रस्ताव रखा था लेव वाइगोत्स्की ने, तो उसके लिए भाषा को किस रूप में उन्होंने अवधारणाबद्ध किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है, या फिर भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। तो एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, या एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है, या फिर एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तो इनमें से कौन सा जो है लक्ष्य प्रदर्शन अभिविन्यास का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का जो अगर पालन करता है कोई शिक्षक, तो वह शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा संस्कृत उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं। जो नई अवधारणा है उनको पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं। तो उदाहरण प्रस्तुत करना, और उसके बाद है गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, तथा अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, या एक परिभाषा देना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं। तो नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना, ये बिल्कुल सही है। गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, ये भी बिल्कुल सही है। और अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये जो है सो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नई अवधारणाओं के संबंध में 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं। इनमें से किस विधि में जैसे शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं या साझा करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारस्परिक अध्यापन। पारस्परिक अध्यापन में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं। तो पारस्परिक अध्यापन क्या होता है। तो यह एक शिक्षण पद्धति है जिसमें छात्र और शिक्षक एक दूसरे के साथ मिलकर ज्ञान अर्जित करते हैं और साझा करते हैं तथा समस्याओं का समाधान करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय Z सीखने की तुलना में विषय X सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय Z में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है। तो अगर आपको किसी सब्जेक्ट को सीखने में दूसरे सब्जेक्ट को सीखने की तुलना में अधिक समस्या आती है
और पहले सब्जेक्ट में आप जो सो ध्यान केंद्रित कर पाते हो लेकिन दूसरे में नहीं, तो इसका यह जो सो यह क्या कहलाता है, तो यह जो है सो अधिसंज्ञान कहलाता है, मेटाकॉग्निशन कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का क्या प्रस्ताव है? तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत है कि बुद्धि समय के साथ बदलती है। तो यह जो है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत है कि बुद्धि समय के साथ बदलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि बुद्धि जो है सो समय के साथ बदलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी अधिकांश विद्यार्थी होते हैं, वह क्या करते हैं? कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं, या उन्नत सामाजिक भावना पारस्परिकता की उपलब्धि प्राप्त करते हैं, या उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करते हैं, या दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। तो जो स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी होते हैं वह दिनचर्या या जो उन्होंने जो अपना चार्ट बनाया है उसका सख्ती से पालन करते हैं, यानी कि डिसिप्लिन में रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण में। तो अभिकथन है कि भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। तो यह जो है सो अभिकथन गलत हो जाएगा। उसके बाद है अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, ये भी इसका कारण भी गलत दिया हुआ है। तो कथन और कारण दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है। वर्ग समावेशन का इनमें से कौन सा एक उदाहरण है? तो लोकेश को एक संकल्पना, दिल्ली को दूसरी संकल्पना, भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। और इसका कारण यह है कि यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है, स्वविनियमित सीखने को संसाधित करती है। तो यह जो है वर्ग समावेशन का उदाहरण पूछ रहा है, तो अभिकथन जो है वर्ग समावेशन का उदाहरण है। तो इसके अभिकथन जो है सो सही हो जाएगा। और इसका कारण जो दिया हुआ है यह कारण भी सही है, लेकिन यह सही तरह से व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? तो इनमें से कौन सा कथन जो है नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? तो नैदानिक आकलन उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता होती है, वही नैदानिक आकलन कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल में जूझ रही है, उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? जो 10 साल की एक काकुली है वह गणित में एक सवाल में उसे सॉल्व करने में जूझ रही है, तो उसका समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए, उसका जो समस्या समाधान का कौशल है उसे बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो पहला ऑप्शन है कि कड़ी से कड़ी सजा दें ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। तो यह जो है सो पूरा नेगेटिव है, तो यह गलत हो जाएगा। उसके बाद उसे समस्या का समाधान दें, या फिर उसे समस्या को छोड़ने और अगले एक पर जाने के लिए कहें, यह भी गलत है। उसके बाद है कि कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और ज़रूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे डैश को डैश मानता है और लेव वाइगोत्स्की डैश को डैश मानता है। तो जीन पियाजे जो है सो आत्म केंद्रित वाक
को संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत मानता है। जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रित वॉक यानी कि ईगोसेंट्रिक स्पीच जो होता है वह संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत है, लेकिन लेव वाइगोत्स्की मानते हैं कि निजी वॉक स्व विनियमित में प्रभावी होता है। निजी वाक जो है सो स्व विनियमित में प्रभावी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। तो शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना, तो यही जो है सो इसमें शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग का जो सिद्धांत है उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है, ये गलत है, यह लॉरेंस कोहेलबर्ग का सिद्धांत नहीं है। उसके बाद है कि यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट करता है। उसके बाद यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है, या फिर यह बच्चों को द्विधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। तो ये जो है सो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये अवसर प्रत्येक बच्चे को नहीं मिलते हैं। प्रत्येक बच्चे को जो है सो खेलने के, प्रयोग करने और अपनी दुनिया का खोज करने का अवसर नहीं मिलता है। उसके बाद है बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर फॉल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। तो इनमें से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था, या द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है सो आपको विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन सभी का ऑप्शन जो है सो आप एक लाइन में दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर डी का आंसर देते हैं तो उसके लिए आपको अपने विवेक का उपयोग करना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को डैश का उपयोग करना चाहिए। तो उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को जो है सो ब्रेल लिपि का उपयोग करना चाहिए, जो एक स्पर्श प्रणाली है। ब्रेल लिपि क्या है, तो यह एक स्पर्श प्रणाली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। तो विषय पर व्याख्यान देना और छात्रों को विस्तृत नोट्स प्रदान करना, या फिर एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी को याद करना और प्रस्तुत करना हो, या छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा जो है सो विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। तो एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक यह रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक
निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो यही एक सही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। तो यह जो है सो जन्मजात प्रवृत्ति नहीं होती है, तो अभिकथन गलत हो जाएगा। और इसका कारण दिया हुआ है कि लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती है, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका कथन और कारण दोनों गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभिकथन और कारण दोनों गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। यह अभिकथन दिया हुआ है और इसका कारण है कि जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसका अभिकथन और कारण दोनों सही है और यह जो है इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शिका प्रदान करना, या नई सामग्री पर व्याख्यान देना और छात्रों को याद करने के लिए महत्वपूर्ण शब्दों की सूची प्रदान करना, या फिर पाठ्य पुस्तक के अध्याय को पढ़ने और अंत में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहना, या फिर छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और उन्हें विषय से जोड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है, या बच्चों में कमियों की पहचान करता है और उनको सही ढंग से नामीकरण करता है, या अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है, या ऑप्शन नंबर डी है कि बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। तो डी इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों आज हमने 30 क्वेश्चन ख़त्म कर लिया है। कल फिर हम जैसे 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर जाकर देख लीजिए, क्योंकि सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।